हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट। जैसे कि हमने कल से लुसेंट की बुक स्टार्ट कर दी है, जीके लुसेंट की बुक, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट आता है वो हिस्ट्री का हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था जो कि फर्स्ट पार्ट में प्राचीन भारत के बारे में। कल आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था, ये आपका क्या है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो सारे ही मतलब कि मैं जितने भी आपके सामने नोट्स वगैरह बनाती हूँ, सारे इजी लैंग्वेज में मैं आपके नोट्स लेकर आई हूँ, ठीक है। ताकि आपको अच्छे से वीडियो देखकर और अगर आप सेल्फ स्टडी करें उन नोट्स की तो आपको अच्छे से आपके मतलब कि याद हो जाए, ठीक है। और कम टाइम में मैं आपको जीके प्रोवाइड करवाती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका कि थ्योरिकल आपकी क्लास रहने वाली है। सारी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, फालतू की हम चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर क्लास स्टार्ट होने से पहले जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहले एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जीके के और करंट अफेयर्स की वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। और जो वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट सबको फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जीके की क्लास ले सके, ठीक है। और हम ये स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं जीके की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी क्लास आज की। तो हमने कल किस चीज़ के बारे में डिस्कस करा था? हमारा फर्स्ट पार्ट में कल वेद थे, वेदांग थे, मंडल थे, पुराण थे, उपनिषद थे, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें थी कल फर्स्ट पार्ट में वो हमने कल इन सबको डिस्कस करा था। 2-3 टॉपिक्स जो हमने डिस्कस करे थे उपनिषद वगैरह उनके बारे में मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। जो आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा वो है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेश यात्री और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन तीनों टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। प्रयाग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल, इनको हम आपको कल एक अलग से वीडियो में अलग क्लास में इसको हम कवर करवा देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा थ्योरिकल क्लास आपकी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो आज की हमारी क्लास है। आज की क्लास का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कितने हमारे जो हमारा पास्ट रह चुका है, जो हमारा अतीत है, उसमें कौन कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ऐतिहासिक ग्रंथ की 2 स्मृतियां हैं, कौन कौन सी? मनुस्मृति और नारद स्मृति, ठीक है। जो मनुस्मृति है ये सबसे प्राचीन स्मृति है, सबसे पहला, और शुंग वंश से संबंधित है ये स्मृति, क्लियर। सेकंड चीज़ है गुप्त वंश। गुप्त वंश से संबंधित है कौन सी स्मृति? नारद स्मृति गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको इतना। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जातक ग्रंथ और आगम ग्रंथ, ठीक है। अब जातक ग्रंथ में और आगम ग्रंथ में आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जातक ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, ज से जैन और ज से जातक, तो वो जैन धर्म से संबंधित कर देते हैं जातक ग्रंथ को, ठीक है। पर जातक ग्रंथ आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, जा से जा को नहीं जोड़ना है, और आगम ग्रंथ आपका जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर रखा है, 2 भाग में बांट रखा है बौद्ध धर्म को, महायान में और हीनयान में, ठीक है। तो महायान में प्रमुख पुस्तक कथा वस्तु है जिसमें किसका उल्लेख किया गया है? महात्मा गौतम बुद्ध का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। किसमें? कथा वस्तु, यानी कि हीनयान में एक प्रमुख पुस्तक है कथा वस्तु, उसमें गौतम बुद्ध का उल्लेख मिलता है, क्लियर। फिर आती है बारी जैन धर्म। जैन धर्म को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, श्वेतांबर और दिगंबर। भाई श्वेतांबर कौन होते हैं? जो सफ़ेद रंग के जैन धर्म में कपड़े पहनते हैं, और जो दिगंबर होते हैं ये निवस्त्र रहते हैं यानी कि बिना कपड़ों के, ठीक है। उसके बाद में आपका जो आगम पुस्तक में, ठीक है, आगम पुस्तक में किसका उल्लेख? आगम पुस्तक में महावीर स्वामी का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थक रह चुके हैं, ठीक है। जैन धर्म में आगम पुस्तक में महावीर स्वामी का उल्लेख मिलता है, पहली चीज़, और ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थक रह चुके हैं, क्लियर इतना। फिर हम चलते हैं राजतरंगिणी ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है और इसे
कल्हण महोदय ने लिखा था। ठीक है, तो राजतरंगिणी ग्रंथ है, उसमें किसका, कश्मीर के इस इतिहास का पूरा वर्णन कर रखा है, जिसे किसने लिखा था, कल्हण महोदय ने लिखा था इसको। ठीक है, फिर अर्थशास्त्र पुस्तक को चाणक्य ने लिखा था। ठीक है ना। फिर चाणक्य का नाम एक कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, चाणक्य के दो नाम थे, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। और चाणक्य की पुस्तक कौन सी थी, अर्थशास्त्र। किसने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी। इतना क्लियर। फिर हम बात करते हैं चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित थी। जो चाणक्य ने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, वो किसके बिहाफ मतलब कि किसके ऊपर आधारित थी, वो राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स के ऊपर वो पूरी पुस्तक आधारित थी। ठीक है, फिर है मैकियावेली पुस्तक। ठीक है, मैकियावेली पुस्तक द प्रिंस की तुलना चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से की जाती थी। जो मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंस, इसकी जो मतलब की तुलना की जाती थी। ठीक है, वो किससे की जाती थी, वो चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई थी उससे की जाती थी द प्रिंस पुस्तक की तुलना। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पीएम बने। ठीक है, जो चाणक्य थे ये कौन थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के पीएम थे भाई। ठीक है ना। फिर इन्होंने मौर्य वंश के बारे में अर्थशास्त्र में जानकारी लिखी। जो भी मौर्य वंश में हुआ था, जो उसकी पॉलिटिक्स वगैरह थी, वो सब उन्होंने किस में लिखी, अर्थशास्त्र की पुस्तक में फिर चाणक्य ने लिखी थी। क्लियर यहाँ तक। फिर बात आती है हमारी, भारत में अरबों का आक्रमण सिंध पर हुआ। ठीक है, भारत में क्या हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ। कहाँ पर, सिंध पर किया। किसने, भारत में अरब आए, इन्होंने आक्रमण करा सिंध पर, और अरब ने विजय प्राप्ति की। और सिंध मतलब कि अरब ने क्या किया, विजय प्राप्ति कर ली थी जब आक्रमण किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ था, अरब ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। इसके ऊपर पुस्तक लिखी गई थी चचनामा, इसके लेखक अली अहमद थे। जब अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी तो उसी के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी, जिस पुस्तक का नाम था चचनामा। ठीक है, चचनामा जब पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी, अली अहमद ने लिखी थी इस पुस्तक को, चचनामा। जितनी भी आपकी पुस्तक वगैरह आ रही हैं इनको आप लिखते हुए चलिए, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर बुक्स के बारे में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। किसने लिखी, क्यों लिखी, किस बारे में लिखी। ठीक है, ये सब कुछ आता ही आता है। फिर आती है हमारी बात, सांस्कृतिक व्याकरण की पहली पुस्तक पाणिनि ने लिखी थी, अष्टाध्याय। ठीक है, जो संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तक है, ठीक है, तो वो किसने लिखी थी, पाणिनि ने लिखी थी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक। आई थिंक 9th या 10th क्लास की अगर आप संस्कृत व्याकरण की जो बुक देखेंगे, उस बुक के ऊपर पाणिनि लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा होगा नीचे छोटा सा कहीं पे संस्कृत। ठीक है, तो पाणिनि ने लिखी थी पुस्तक संस्कृत व्याकरण की, जिसका नाम क्या था, अष्टाध्याय था उस पुस्तक का नाम। ठीक है, फिर क्या था, मौर्य काल के पहले की जानकारी अष्टाध्याय में मिलती है। अब क्या था, जो मौर्य काल शुरू होने से पहले जो क्या क्या हुआ था, मौर्य काल शुरू होने से पहले, उन सब की जानकारी किस में मिलती है, अष्टाध्याय पुस्तक में मिलती है। और मौर्य काल शुरू होने के बाद में क्या क्या हुआ था, उसकी सारी जानकारी किस में मिलती है, अर्थशास्त्र की पुस्तक में मिलती है, जो कि चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट, गार्गी संहिता पुस्तक कात्यायन ने लिखी थी। अब गार्गी संहिता पुस्तक किसने लिखी थी, कात्यायन ने लिखी थी। फिर ज्योतिष ग्रंथ, इस पुस्तकों में यवनों का आक्रमण का उल्लेख है। जो ज्योतिष पुस्तक है, जो ग्रंथ है, इसमें किसका उल्लेख मिलता है, यवनों का। जो यवनों ने भारत पर जो आक्रमण किया था उसका हमें उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात आती है, महाभाष्य पुस्तक पतंजलि की है। महाभाष्य पुस्तक है किसकी है, पतंजलि की है ये पुस्तक। इस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया, इस पुस्तक में शुंगों के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, महाभाष्य पुस्तक पतंजलि की है, किसके बारे में बताया, इसमें शुंगों के बारे में बताया गया है आपके इसके। ठीक है, फिर बात आती है, हाँ यहाँ एक मिनट, फिर आता है आपका
शुंग का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। अब यहाँ बात आ गई शुंगों के बारे में बताया गया। तो शुंग के जो संस्थापक थे कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे, और ये पतंजलि इनके दरबार के पुरोहित थे। ठीक है, तो महाभाष्य पुस्तक में, इस पुस्तक में शुंगों के बारे में बताया गया है। क्यों? क्योंकि जो किसने लिखी थी महाभाष्य पुस्तक? पतंजलि ने लिखी थी, और पतंजलि इनके दरबार के पुरोहित थे। ठीक है, किसके दरबार के? शुंगों के दरबार के। और शुंग के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आपकी बारी आ जाती है विदेश यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। अब जो विदेश यात्री आए भारत के अंदर, विदेश यात्री जब भारत में आए तो उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या कहा, क्या क्या किया, उनके बारे उनके मतलब कि अब हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो विदेशी यात्री आए थे उनकी कुछ जानकारियाँ। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं विदेश यात्री कौन कौन थे। तो कौन आया था? चीनी लेखक आए थे, अरबी लेखक आए थे, यूनानी और रोमन लेखक आए थे, और अन्य लेखक आए थे, मतलब कि और लेखक आए थे। ठीक है, अदर लेखक बोलेंगे जिनको, अदर राइटर। अब हमारी बात आ जाती है यहाँ पे सबसे पहले चीनी लेखक। चीनी लेखक के बारे में पढ़ते। चीनी लेखक में सबसे पहले फाहियान चीनी शासक के समय में आया था। जब भारत में चीनियों का शासक चल रहा था उस समय में फाहियान भारत में आए थे। ठीक है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ठीक है, फाहियान ने मध्य प्रदेश राज्य में यात्रा की। फाहियान का किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, और फाहियान ने मध्य प्रदेश राज्य की यात्रा की, और इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। समृद्धि, ठीक है, इन्होंने। ठीक, तो इसके बाद में बात आती है फाहियान की। फिर फाहियान के बाद वेंग सोंग आए हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, अब भाई सबसे पहले फाहियान आए थे, किसके दरबार में आए थे? ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फाहियान के बाद कौन आए थे? वेंग सोंग आए थे, किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने, जो वेंग सोंग थे, इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ पर? नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय में, जो आज के समय में कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। वेंग सोंग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में। उन्होंने किस धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। किस यूनिवर्सिटी में की थी? नालंदा यूनिवर्सिटी में की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो भाई बिहार में है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, इतना क्लियर आप लोगों को। फिर बात आती है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम फर्स्ट ने किया था। ठीक है, तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। ठीक है, वेंग सोंग की पुस्तक, वेंग सोंग ने एक पुस्तक लिखी थी, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? CU की, CU और की। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम था CU की। किसकी पुस्तक का नाम? वेंग सोंग के पुस्तक का नाम। अब वेंग सोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। ठीक है, जो वेंग सोंग थे उनको यात्रियों का क्या कहा गया था? राजकुमार कहा गया था। चीनी के 2 यात्री और आए थे वेंग सोंग के बाद में, संयुगन और इत्सिंग, ये दोनों यात्री और आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बात हो गई है पूरी चीनी लेखक की, यानी कि चीनी यात्री जो आए थे। अब बात आती है आपकी अरबी लेखक। अरबी लेखक में कौन कौन आया था? अरबी लेखक में आपके आए थे अल-बिरूनी और इब्न तूता। ठीक है, ये 2 लेखक आए थे भारत में, अरबी के अल-बिरूनी और इब्न तूता। जो अल-बिरूनी थे ये मोहम्मद गजनवी के दरबार में आए थे। अल-बिरूनी किसके दरबार में आए थे? महमूद गजनवी के दरबार में आए थे। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद था। अब जो अल-बिरूनी थे इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, इनकी पुस्तक का नाम था। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद में बात करते इब्न तूता की। जो इब्न तूता थे ये मोरक्को के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे इब्न तूता? ये मोरक्को के रहने वाले थे। कहाँ के? मोरक्को के। फिर उसके बाद में जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी रबात थी। ठीक है,
ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे इब्न तूता। इनकी जो पुस्तक का नाम था वो क्या था? रिहला इनकी पुस्तक का नाम था। इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? इनका जो रियल नाम था अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता, इनका जो असली नेम मतलब कि वास्तविक नाम। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर आपको। ये बात हो गई हमारी किसकी? अरबी लेखक की। अब हम बात करते हैं अन्य लेखक की बात करते हैं। अन्य लेखक में आपका तारानाथ। ठीक है, तारानाथ अन्य लेखक के पहले लेखक थे। ठीक है, जो तारानाथ थे वो अन्य लेखक के पहले लेखक थे, तारानाथ। ठीक है, ये पहले लेखक थे। तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। इनकी दो पुस्तकें थी, कंग्यूर और तंग्यूर, इनकी दो पुस्तकें थी। फिर उसके बाद में आए थे मार्को पोलो। मार्को पोलो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये वेनिस के रहने वाले थे मार्को पोलो। यहाँ तक आपको क्लियर। अब हम बात करते हैं आपकी यूनानी और रोमन लेखक के बारे में। यूनानी और रोमन लेखक में कौन कौन आए थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले आए थे टेसियस। टेसियस ही ईरान का राजवेद था, टेसियस। ठीक है, ये आए थे। फिर उसके बाद में आए थे हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के पिता हैं जिन्होंने हिस्ट्री की खोज की है। ठीक है, जिनको हिस्ट्री के फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के पिता कौन है? हेरोडोटस हिस्ट्री के पिता हैं, हिस्ट्री के जनक हैं। इसको अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना कहीं पे इंपॉर्टेंट में। ठीक है, इनकी जो पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, इनकी पुस्तक का नाम है हेरोडोटस की पुस्तक का नाम। ठीक है, उसके बाद में बात आती, फिर आए थे सिकंदर के बाद फिर सिकंदर के साथ निरियाकस। ठीक है, आनेसिक्रेटस, फिर आस्टियोबुलस, ये सब आए थे। ठीक है, जो निरियाकस है ये सिकंदर के जल सेनापति हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं। फिर आए थे आपको डायमैक्स बिंदुसार के दरबार में आए थे। कहाँ आए थे? डायमैक्स बिंदुसार के दरबार में आए थे। ये सीरियन नरेश का राजा एंटियोकस थे। ठीक है, सीरियन नरेश के राजा थे एंटियोकस, जो डायमेकस का सेनापति थे। ठीक है, सीरियन नरेश के राजा एंटियोकस थे जो कि डायमैक्स के कौन थे? सेनापति थे। ठीक है, फिर आए थे डायोनीसियस अशोक के दरबार में गए थे। किसके दरबार में गए थे? डायोनीसियस अशोक के दरबार में। फिर मिस्र नरेश के राजा फिलेहेल्डस डायोनीसियस के राजदूत बने। मिस्र नरेश के जो राजा थे फिलेहेल्डस, ये किसके राजदूत बने थे? डायोनीसियस के राजदूत बने थे। देखो ये नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे, कौन किसके दरबार में पहल गया था ये भी आपको याद करने पड़ेंगे, कौन किसका राजवेद राजदूत सेनापति बना ये भी आपको लिखकर अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपके सामने इजी लैंग्वेज में ही नोट्स लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ साथ साथ अच्छे से सुनिए और इसको लिखते हुए चलिए। हाँ, अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता अगर दोबारा देखेंगे तो दोबारा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर हम टॉलमी, फिर आए थे टॉलमी भारत के भूगोल की पुस्तक लिखी टॉलमी ने। ठीक है, किसने लिखी थी भारत का भूगोल? टॉलमी ने लिखी थी। फिर आए थे प्लिनी की बुक का नाम क्या था? नेचुरल हिस्ट्री बुक। ठीक है, ये प्लिनी की बुक का नाम था। फिर मेगास्थनीज आए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इनकी जो पुस्तक है मेगास्थनीज की पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, इनका जो राजदूत है वो सेल्यूकस निकेटर थे। मेगास्थनीज के राजदूत सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का राजदूत थे। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर थे वो सिकंदर के कौन थे? राजदूत थे। यहाँ तक क्लियर। फिर एक नोट है, पेरिप्लस ऑफ द एरेथोरियन। ठीक है, एरेथोरियन सी बुक के लेखक हिंद महासागर का वर्णन इसी किताब में है। ठीक है, ये पुस्तक एक बुक का नाम है। इस बुक में जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर की जो भी वर्णन है वो आपको इस बुक में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आती है बात पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, कि हमें कौन से किस चीज़ के साक्ष्य कहाँ से मिले, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सब के बारे में। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम अभिलेख।
ठीक है। अभिलेख, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययनों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है। फिर सबसे पुराना अभिलेख एशियाई माइनर यानी कि बोगासकोई है। ठीक है। अभिलेख का सबसे पुराना अभिलेख है वो एशियाई माइनर बोगासकोई है, जिसमें 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से देवताओं का इसमें उल्लेख मिलता है? इंद्र, मिस्र, वरुण, नसत्य, इन 4 देवताओं का इसमें क्या मिलता है? बोगासकोई में क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। क्लियर यहाँ तक? फिर बात आती है हमारी हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख मिलता है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा को कलिंग राजा खारवेल ने बनाया था। किसने बनवाया था हाथी गुम्फा अभिलेख को? कलिंग राजा के खारवेल ने बनवाया था। ठीक है। फिर आती है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख को गौतमी बलश्री के शासक का है। ठीक है। जो नासिक अभिलेख है उसके शासक किसके शासक का है? गौतमी बलश्री के शासक का है। ठीक है। फिर आती जूनागढ़। जूनागढ़ के शासक का नाम रुद्र दामन था। क्या नाम था? रुद्र दामन था। फिर उसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख के शासक समुद्रगुप्त थे। कौन थे? समुद्रगुप्त थे प्रयाग स्तंभ लेख के शासक। फिर उसके बाद आती है अभिलेख। अभिलेख के शासक पुलकेशिन सेकंड थे। कौन थे? पुलकेशिन सेकंड। ठीक है। फिर नीचे चलते हैं हम लोग। मंदसौर। मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन फर्स्ट रे। ठीक है। जो मंदसौर है, मंदसौर के मालवा नरेश मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है। इस यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपके रेशमों, यहाँ पे रेशम, एक मिनट, यहाँ पे आपके रेशम बुनकरों का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है। मंदसौर के शासक मालवा नरेश यशोवर्मन, यहाँ पर आपको रेशम के बुनकरों का क्या मिलता है? उल्लेख भी मिलता है। फिर बात आती है ग्वालियर। ग्वालियर के जो शासक प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है। कौन थे? प्रतिहार नरेश भोज। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? अब बात आती है हमारी सिक्कों की। अभिलेख हमने पढ़ लिए, अब सिक्के की बात करते हैं। सिक्के, प्राचीनतम में सिक्कों को आहत कहा जाता था। जो प्राचीन काल में, पुराने समय में सिक्कों को आहत कहा जाता था। ठीक है। फिर साहित्य में सिक्कों को कशार्पण कहा जाने लगा। फिर थोड़ा समय बीता, उसके बाद में सिक्कों को कशार्पण कहा जाने लगा। ठीक है। सिक्कों में एक जगह अरिकमेडु है, जो कहाँ पे? पुदुचेरी में है अरिकमेडु। अरिकमेडु के पास में पड़ता है। ठीक है। एक सिक्कों की जगह है वो, यहाँ से रोमन सिक्के मिले हैं। ठीक है। अरिकमेडु से हमें किसके सिक्के मिले हैं? रोमन के सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं, सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने चलवाए, जिन्हें ग्रीक भी कहा जाता है। ठीक है। मतलब कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? हिंद यूनानियों ने। यूनानियों को क्या कहा जाता है? ग्रीक कहा जाता है। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? गुप्त वंश के शासक ने चलवाए थे। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? हिंद यूनानी ने। सबसे ज़्यादा किसने चलवाए थे? सबसे पहले और सबसे ज़्यादा, इस पे फोकस करो। सबसे पहले हिंद यूनानी ने, सबसे ज़्यादा गुप्त वंश के शासकों ने चलवाए थे। क्लियर? फिर बात आती है शुद्ध सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए थे। जो शुद्ध सिक्के थे वो किसने चलवाए थे? कुषाण वंश के शासकों ने आपके शुद्ध सिक्के चलवाए थे। ठीक है। तो ये थी आज आपकी प्राचीन भारत का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में प्राचीन भारत को कवर कर लिया है। जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थी, सारी हमने 2 पार्ट्स में क्लियर कर ली हैं। इसमें से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जितने भी बुक्स के नाम हैं इम्पोर्टेंट सब मैंने आपके सामने डिस्कस करे, अच्छे से नोट्स बनाए आपके लिए। ठीक है। तो जीके
को इसी तरीके से पढ़ने के लिए, थ्योरिकल क्लास देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रयाग ऐतिहासिक काल और पाषाण काल। ये दो टॉपिक्स पढ़ेंगे कल हम, शायद कम टाइम में कवर करवा दूँ मैं आपको इसको, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक अलग से ही क्लास में इसको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में न्यू टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में सुपीरियर स्टडी पॉइंट पे।